दो सगी और 3 सौतेली बहुओं में भेदभाव। रौनक अपने 3 बेटों आशीष, आकाश और आलोक के साथ रहता था। उन तीनों की मां बचपन में ही गुजर चुकी थी और अब तीनों ही बच्चे अपने बाप के साथ रहते थे। इस तरह से गुजारा तो नहीं हो पाएगा। बच्चों को संभालने के लिए एक औरत की घर में मौजूदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। पत्नी की मौत के थोड़े समय बाद ही रौनक गंगा नाम की एक औरत को अपनी दुल्हन बनाकर घर में ले आया। देखो गंगा, अब ये बच्चे बस मेरी ही नहीं तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। इन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार देना। मेरे बच्चे अपनी माँ के जाने के बाद से बहुत अकेला अकेला महसूस करते हैं। अरे मैं चाहता हूँ कि तुम इनके इस खालीपन को दूर कर दो। रौनक ऐसे बोलकर काम पर चला गया। गंगा बहुत ही बुरी औरत थी। अपने पति के जाते ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खाना बनाओ ना। चल चल मेरे पास मत आ। मैं तुझे तेरी माँ लगती हूँ क्या? पता नहीं तुम 3 मेरे पीछे कैसे पड़ गए। रौनक जी को अपनी पत्नी की अर्थी के साथ साथ तुम्हें भी चिता पर भस्म कर देना चाहिए था। गंगा ने आलोक को बहुत बातें सुनाई। तीनों बच्चे घबरा गए, लेकिन आशीष सबसे बड़ा था। उसने अपने भाइयों को संभाल लिया। अब ऐसे खड़े होकर मेरे मुंह को मत ताको और जरा घर की हालात को देखो, कितना गंदा हो रहा है। चलो जल्दी से तीनों काम पर लग जाओ। तीनों भाई गंगा के दबाव में आकर भूखे पेट ही घर के कामों को करने लगे। गंगा को उन तीनों मासूमों पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। काम निपटा कर नन्हा आलोक बोला, माँ, अब तो कुछ खाने को दो ना। हाँ हाँ दे रही हूँ। गंगा ने एक बासी रोटी निकाली और आलोक के मुंह पर दे मारी। इसे खा और मुंह को बंद कर। कुछ सब्जी तो देना। सब्जी नहीं है, यही खाना पड़ेगा। और हाँ, तीनों भाई इस रोटी को बांट लेना। गंगा को उन तीनों पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत गया और अब गंगा ने भी 2 बेटों को जन्म दिया। इसी तरह 10 साल बीत गए। गंगा के बेटे भी अब थोड़े बड़े हो चुके थे और साथ ही गंगा का सगी और सौतेली औलादों में भेदभाव भी बढ़ गया था। सुनिए जी, बस बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाकर कामयाब करना है। कामयाबी तो सरकारी स्कूल की शिक्षा से भी मिल जाएगी, बस शर्त है कि बच्चा पढ़ने वाला हो। नहीं, मैं मेरे रोहन और राहुल को प्राइवेट स्कूल में ही भेजूंगी। गंगा की जिद के आगे रौनक मजबूर हो गया और उसे गंगा के बेटों को प्राइवेट स्कूल में भेजना ही पड़ा, जबकि उसके तीनों बेटे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही भेदभाव का सिलसिला चलते हुए समय बीत गया और अब 5 ही बेटे बड़े और जवान हो चुके थे और उनकी शादी की जिम्मेदारियां गंगा के सिर पर थीं। चाहे कुछ भी हो, अपने बेटों को तो मैं अपने बड़े घरों का ही दामाद बनाऊंगी और इन तीनों फकीर चंदों के लिए गरीब घरानों की भिखारिन उठा कर ले आऊंगी। गंगा ने इसी भेदभाव में अपने बच्चों की शादी कर दी। उसने अपने बेटों की शादी अमीर घरानों की सुंदर लड़कियों से और तीनों सौतेले बेटों की शादी बिल्कुल गरीब लड़कियों से की। शादी के बाद गंगा का भेदभाव अपनी बहुओं में भी शुरू हो गया। वो अपने सगे बेटों की बीवियों को बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रखती थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका, गीतांजलि और सुरभि को बिल्कुल नौकरानियों की तरह। देखो गंगा, मैं तुम्हारी मानसिकता को जान गया हूँ, लेकिन बहुओं के बीच यूं भेदभाव अच्छा नहीं है। अब तुम अपनी इस भेदभाव वाली भावना को खत्म कर दो, क्योंकि ये सब इंसान को एक दिन बहुत पछतावा कराते हैं। चुप रहिए आप, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। गंगा ऐसे बोलकर अपने पति के पास कमरे में आ गई, जहाँ उसकी 5 बहुएं बैठी हुई थीं। ए गीतांजलि, जा मेरी अलमारी में कुछ डब्बे रखे हुए, उन्हें लेकर आ। जी सासू माँ, अभी लाई। गीतांजलि अलमारी से डब्बे ले आई। गंगा ने उसके हाथ से उन डिब्बों को लेकर अपनी बहुओं रीना और रिंकी के हाथ में थमा दिया। अब ये क्या है मम्मी जी? खोल कर देखा। दोनों बहुओं ने डिब्बा खोला तो उसके अंदर बहुत सुंदर साड़ियां रखी हुई थीं। ये किस लिए? कल शिव जी के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बहुओं को पूजा के लिए नई साड़ियां ही दे दूं। गंगा ने जानबूझकर अपनी सौतेली बहुओं के सामने उन्हें गिफ्ट दिए, लेकिन वो तीनों जरा भी उदास नहीं हुई। इसी तरह से दिन बीता और अगली सुबह गंगा 5 बहुओं के साथ मंदिर जाने को तैयार हो गई। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना, हमें पूजा में जल्दी पहुंचना है। गंगा इसी तरह बातें करती हुई चल रही थी। उसने सड़क पर ध्यान नहीं दिया और एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। गंगा को उस एक्सीडेंट में गहरी चोट आई और उसके खून की छींटें सभी तरफ बिखर गईं। माँ जी, सासू माँ, अरे कोई ऑटो को रोको। मैं रुकाती हूँ, तुम दोनों माँ का ख्याल रखना। सुरभि ऑटो रुकाने भाग पड़ी। राधिका और गीतांजलि दोनों अपनी सास को संभाल रही थी, लेकिन इस बीच जो सगी बहुएं थी वो जरूरत के समय पर पीछे हट गईं। ओह गॉड, खून को देखकर मुझे तो उल्टी सी आती है। मुझे भी। जेठानी जी, सासू माँ को पट्टी कराकर आप घर ले आना, हम तो चले।
दोनों अपनी जिम्मेदारियों से बचकर घर पहुंच गईं। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि, राधिका और सुरभि अपनी सास को संभालती हुई अस्पताल लेकर पहुंची और उसकी मरहम पट्टी करवाई। इन्हें आराम करने की जरूरत है। और हाँ, एक और बात, हर रोज इनकी मरहम पट्टी को भी बदल देना, वरना सेप्टिक फैल सकता है। तीनों बहुओं ने डॉक्टर की बात को सुना और फिर वो अपनी सास को लेकर घर आ गईं। घर आकर गंगा ने देखा कि उसकी बहुएं, जिन्हें उसने अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यार किया, उन्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं थी, और वो बहुएं जिनको उसने कुछ नहीं समझा वही उसके काम आ रही थी। यहाँ बैठ जाइए। गीता, तुम माँ के लिए सूप बना कर ले आओ। राधिका, तुम माँ की दवाइयाँ लेकर आ जाओ। अपनी बहुओं को खुद की इतनी परवाह करते देख गंगा को अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा हुआ। इसी तरह से कई दिन बीत गए और एक दिन, सासू माँ, आपकी मरहम पट्टी करने का समय हो गया है, लाइए मैं कर देती हूँ। गंगा की तीनों बहुएं वहीं खड़ी हुई थीं। सुरभि उसके मरहम लगा रही थी कि तभी गंगा बोली, तुम मेरे घाव क्यों भर रही हो? इससे भी गहरे घाव तो मैंने तुम्हें दिए हैं। वो घाव हमारी ताकत और यकीन के आगे बहुत छोटे थे। हमें यकीन था कि एक दिन आप हमारे साथ इस भेदभाव को जरूर खत्म कर दोगी। अपनी बहू की बात सुनकर गंगा रो पड़ी। शुरुआत से ही मैं गलत थी। मैंने जिन्हें अपना समझा वो कभी भी मेरी अपनी थी ही नहीं, और जिन्हें पराया वही मेरे अपने निकले। मुझे माफ कर दो बच्चियों, मुझे माफ कर दो। गंगा हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। माँ, आप इस तरह माफी मत मांगो, हम हमेशा आपके साथ हैं। अपनी जेठानियों की अच्छाई देखकर दोनों देवरानियों को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने भी गंगा और तीनों जेठानियों से माफी मांग ली और सभी घर में खुशी खुशी रहने लगे। ट्रेन में बैठा शुभम कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। दीदी मुझे इतना सक्सेसफुल और मेहनती के रूप में देखेगी तो बहुत खुश होगी। स्टेशन से उतरकर पहले उनसे ही मिलने जाऊंगा। अरे भाई, बहुत खुश और भावुक प्रतीत हो रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं भाई, बस 6 साल बाद आज अपनी बहन से मिलूंगा, इसलिए मन भावुक हो रहा है। 6 साल में तुम्हारी कलाई सूनी होगी ना। जाते ही अपनी बहन से राखी बंधवा लेना। और हाँ, ये मैंने राजस्थान से शॉल ली थी, इसे तुम अपनी ओर से उन्हें दे देना। शुक्रिया भाई। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर स्टेशन पर केतकी नाम की औरत, जो कि बेहद गरीब और बुरे हाल में थी, वो जामुन और बेर बेच रही थी। हे भगवान, सुबह से एक भी बिक्री नहीं हुई। कृपा कर दो भगवान, बस ये थोड़े से बिक जाए। कम से कम इन पैसों से मैं अपने पति की थोड़ी सी दवाई और बच्चों को खाना तो खिला दूंगी। जामुन ले लो, जामुन, मीठे मीठे जामुन और बेर ले लो, सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए। अरे वाह, जामुन। सुनिए, मुझे 20 रुपए के जामुन और बेर कर दीजिए, मुझे दोनों बहुत पसंद है। हाँ जी, लीजिए लीजिए, शुक्र है भगवान का। इसके बाद 2-4 लोग आते हैं। फिर केतकी उन पैसों से रेलवे स्टेशन से ही 3 कप चाय और एक बिस्किट का पैकेट लेकर जमीन पर बैठे हुए बच्चे और पति को दे देती है। सुनिए जी, आप चाय बिस्कुट खा लीजिए, थोड़ी देर बाद मैं रोटी सब्जी बना लूंगी। थोड़ी देर बाद मैं रोटी सब्जी बना लूंगी घर जाकर। अरे माँ, आप ये वाला बिस्कुट क्यों लाए हो? क्रीम वाला बिस्कुट क्यों न लाए हो आप? बेटा, ये बिस्कुट 20 रुपए का था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे ना, इसलिए 5 रुपए वाला ले आई। यही खा ले। राजू, तू अभी ये खा ले, कल हम क्रीम वाला बिस्कुट खाएंगे। केतकी, तुम चिंता मत करो। अगर तुम थक गई हो तो थोड़ी देर तुम भी बैठकर चाय पी लो। तुमने भी कुछ नहीं खाया है ना? काम करता हूँ, जामुन मैं बेच लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठे रहिए, मैं ठीक हूँ अभी। फिर गरीब परिवार रूखा सूखा चाय नाश्ता करता है, जिसके बाद केतकी फिर से जामुन और बेर बेचने लगती है। आइए आइए, जामुन और बेर ले लीजिए, मीठे मीठे जामुन बेर, 10 रुपए के, सिर्फ 10 रुपए के। अरे, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई। उस ट्रेन में से जो लोग उतरेंगे ना, उनको भेज देती हूँ, खरीद लेंगे। ऐसा कहकर केतकी ट्रेन के पायदान की ओर आवाज लगाते हुए जाती है। इतने में शुभम बैग लेकर उतरता है। आइए आइए, बेर और जामुन लीजिए। शुभम, तू? दीदी, आप ये आपने क्या हालत बना रखी है? और आप ये सब क्यों बेच रही हैं? अब वो मैं शुभम। दीदी, आप इधर आओ, बैठो पहले यहाँ पर। ऐसा कहकर वो अपनी बहन को एक बेंच पर बिठाकर उसके कदमों में हाथ पकड़कर बैठ जाता है। दीदी, आप तो अपनी शादी से खुश थी ना? उसके बाद मैं यहाँ से गया था। क्या बताऊं तुझे, मेरी शादी के बाद क्या हुआ। दीदी, आपको जाने देने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन विदा तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ मेरे छोटे भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला तू इतना बड़ा कब हो गया कि तूने मेरी शादी कर दी अपने बलबूते पर। देख केतकी,
तेरे छोटे भाई ने पिता की तरह अपना कर्तव्य निभाया है। कुछ पैसे नहीं थे, फिर भी अच्छी भली शादी कर दी। पर दीदी मैंने धीरे धीरे पढ़ाई की है और अब आप देखना, मैं शहर जाकर इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आपको मुझ पर गर्व होगा। मैं जानती हूँ तू बहुत मेहनती है, जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। बस माँ अकेली पड़ जाएगी मेरे और तेरे जाने के बाद। मेरी चिंता तुम दोनों में से कोई भी मत करना। तुम दोनों खुश होगे तो मैं अपने आप खुश रहूंगी। माँ जी, साले साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं केतकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब आज्ञा दीजिए हमें। हाँ दामाद जी। तभी शुभम केतकी के गले लगने के बाद उसे विदा कर देता है। जहाँ केतकी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, कुछ दिनों बाद शुभम शहर जाने के लिए जब रवाना होता है तो केतकी और उसकी माँ उसकी विदाई करने स्टेशन पर आते हैं। छोटे भाई, अपना ख्याल रखना और बहुत तरक्की करना। पता नहीं कब लौटोगे। 6-7 साल में लौट आऊंगा दीदी। आप सब अपना ख्याल रखना। मेरी ट्रेन आ गई है, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना शुभम बेटा। बैग में तुम्हारे लड्डू रख दिया है, खा लेना। ये सुनकर शुभम ट्रेन में बैठकर चला जाता है। वहीं केतकी अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभालती है। कुछ समय बाद वो गर्भवती हो जाती है और झुमकी को जन्म देती है, जिसे देखकर केतकी कहती है, अजी देखिए तो हमारी बेटी कितनी सुंदर है। बिल्कुल नए नक्श आप पर गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस स्वभाव में तुम पर जाए। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने आकर मेरे जीवन को संवार दिया है केतकी। ये देखो झुमकी बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या खिलौने लेकर आया हूँ। देखो देखो कैसे खुश हो रही है हमारी बेटी। हाँ, इसे पसंद आया। सब अच्छे से चल रहा था। हर त्योहार पर और खासकर रक्षाबंधन पर केतकी को अपने भाई की बहुत याद आती थी। एक बार फिर वो गर्भवती होने के बाद केतकी राजू को जन्म देती है। मोहन अपने दोनों बच्चों से बहुत खुश था। उनके साथ हंसता खेलता था। राजू को अपनी पीठ पर बिठाकर घर में घुमाता था। फिर एक सुबह झुमकी कहती है, पापा पापा, मेरे स्कूल जाने वाले जूते खराब हो गए हैं। आप शाम को जल्दी आना और मुझे दिलाने चलना। पापा पापा, मैं तो भी दीदी चाहिए। वो तुलतुला थाना है और हेलीकॉप्टर लाना है। ओहो, पड़ोस में बच्चे के पास हेलीकॉप्टर है, उसे देखकर जिद कर रहा है। मेरा बच्चा प्यारा लगता है तुतलाकर। दिला दूंगा, आज मुझे पैसे मिल जाएंगे तो लेकर आऊंगा। अच्छा, फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहा है, अगर लेट गया तो मालिक पैसे काट लेंगे। अच्छा, जल्दी आइए और ये लीजिए अपना डब्बा। सब अच्छे से बीत रहा था। गरीबी में भी उनके घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। पर उस शाम आते वक्त एक ब्रेक फेल कार मोहन को टक्कर मारकर खुद पेड़ से टकरा जाती है। कुछ ज्यादा बड़ा हादसा नहीं था, पर इस हादसे में कार चलाने वाला व्यक्ति घायल और मोहन विकलांग हो जाता है। अपने पति की खबर सुनते ही केतकी दोनों बच्चों के साथ अस्पताल पहुंचती है। अजी, ये क्या हो गया आपको? आपका पैर। केतकी, अब मैं अपने बच्चों को बाजार से सामान नहीं दिला पाऊंगा, ना उनके साथ खेल पाऊंगा, ना स्कूल जा पाऊंगा। भगवान ने मुझसे मेरे दोनों पैर छीन लिए और जो मुझे पैसे मिले थे वो डॉक्टर साहब ले गए दवाई में। माँ, अब पापा चल नहीं पाएंगे। लेकिन अब तुम दोनों बच्चों को ही अपने पिता का सहारा बनना होगा बड़े होकर। उस दिन से मोहन विकलांग होकर घर पर बैठ जाता है। वहीं घर चलाने के लिए मजबूरन केतकी को घर बेचकर मोहन का इलाज करवाना पड़ता है और भटकने के बाद वो एक रेलवे स्टेशन के पाइपलाइन में अपना जीवन बसा लेते हैं। माँ, अब से हम यहाँ रहेंगे? हाँ, हम यही रहेंगे। और मोहन जी, कुछ पैसे बचे हैं, मैं इस रेलवे स्टेशन पर जामुन और बेर बेचकर गुजारा करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगी। माफ करना केतकी, मेरी वजह से इतनी परेशानी झेलनी पड़ी तुम्हें और साथ ही बच्चों को भी। अजी कोई बात नहीं। वही मिट्टी का चूल्हा बनाकर केतकी दाल चावल बनाकर अपने बच्चों और पति को खिला देती है और फिर कुछ पैसों से जामुन और बेर लेकर रेलवे स्टेशन पर बेचने लगती है। बस 5 महीने से मैं ऐसे ही गुजारा कर रही हूँ, लेकिन आज मैं तुझे इतना बड़ा आदमी बनता हुआ देख बहुत खुश हूँ। बहुत याद आ रही थी तेरी, और मैंने तेरी अभी तक राखी भी संभाल कर रखी है। मैंने भी आपको बहुत याद किया दीदी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अरे माँ, आप यहाँ क्या तल रही हो? अरे राजू, देख बेटा, मामा आए हैं तेरे। झुमकी भी है। फिर केतकी शुभम को अपने पति और बेटी के पास ले जाती है। अरे साले साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जीजू, पर मैं आप सबको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगा। मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और अब मैं महीने के 10 लाख कमाता हूँ। झुमकी बेटा, मामा को नमस्ते कर। नमस्ते मामा। नमस्ते बेटा, ये लो तुम दोनों के लिए चॉकलेट और दीदी के लिए शॉल और जीजू आपके लिए घड़ी।
दीदी आप माँ के पास क्यों नहीं गई? मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए। ये सुनकर शुभम उन सबको निर्मला के पास लेकर जाता है। फिर केतकी अपने भाई को 6 साल की सारी राखियां बांध देती है। कुछ दिन बाद शुभम एक बड़ा सा बंगला खरीदता है जहां वो सभी लोग एक साथ रहते हैं और शुभम की मदद से अब विकलांग मोहन भी परचून की बड़ी सी दुकान पर बैठकर काम करता है और खुशी खुशी वो अपने घर का खर्चा चलाता है।